अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी और लेक्चर नंबर है 13 एंड 14। किडनी। आज हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ किडनी इन डिटेल। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इन सिंपल इज़ नो एज यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन हम सिंपल में इसका आंसर करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में एकम्प्लिश होता है। प्रेशर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और उसके बाद है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। सबसे पहले स्टेप है प्रेशर फिल्ट्रेशन। द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रेशर फिल्ट्रेशन। व्हेन ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रीनल आर्टरी, ब्लड जो आता है हार्ट से किडनी की तरफ, वो आता है ऑफ कोर्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इट इज़ transported through artery and the artery name is renal artery। ठीक है, ये हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, आर्टरीज और वीनस सिस्टम। इट गोज़ टू मैनी आर्ट्यूल्स। अब आर्टरी एक लार्जर स्ट्रक्चर है, ये डिवाइड करता है आर्ट्यूल्स में। ठीक है, और उसके बाद आर्ट्यूल्स एंटर होती हैं ग्लोमेरुलस में। ठीक है, ग्लोमेरुलस एक बोलते हैं बंच ऑफ, यानी आर्टरीज़ को। ठीक है, यानी एक गुच्छा होता है कैपिलरीज़ का। The pressure of blood is very high, and so most of water, salt, glucose and urea of blood is forced out of the glomerulus capillaries। अब जैसे ही एक बड़ी आर्टरी है, रीनल आर्टरी है, उसमें जो ब्लड आ रहा है, क्योंकि आर्टरी का वॉल्यूम ज़्यादा है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो उसमें ब्लड का प्रेशर कम होगा। लेकिन जैसे ही आर्टरी मज़ीद डिवाइड हो रही है आर्ट्यूल्स में, ठीक है, तो उसमें ऑफ कोर्स ब्लड का प्रेशर क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और यूरिया जो होते हैं वो ब्लड में से फोर्स्ड आउट हो जाते हैं। दिस मटेरियल पासिस इनटू, और उसके बाद जो रिमेनिंग मटेरियल होता है, ठीक है, जो ग्लोमेरुलस में जिसको ग्लोमेरुलस फ़िल्टर कर चुका होता है, उसको आगे वो पास कर देता है जो नेफ्रॉन का अगला स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल एक सी शेप स्ट्रक्चर होता है। अगर आपने अपना लास्ट लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है और याद कर लिया है तो इसकी अंडरस्टैंडिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र करता है वो सिक्रीशन को, इट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट उसको बोला जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको साथ साथ मार्क करते जाएँ। सो ये फर्स्ट स्टेप हो गया प्रेशर फिल्ट्रेशन का। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। इन दिस स्टेप अबाउट 99% of the glomerular filtrate is reabsorbed into the blood capillaries surrounding renal tubules। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो फिल्ट्रेट आया है उसमें से अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अब मज़ीद आगे नहीं, यानी वेस्ट नहीं है, उन्होंने ब्लड में दोबारा जाना है, तो उनकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि 99% जितना भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज़ में दोबारा। इट अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। तो यहाँ जो प्रोसेस जो ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है, इट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन। और डिफ्यूजन इस्तेमाल होता है, विच इज़ अगेन द वाटर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन। और इस्तेमाल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसमें मटेरियल ऑपोजिट मूव करता है, यानी लोअर टू हायर मूव करता है। Here salts are reabsorbed by active transport and then water followed by osmosis। जितने भी salts होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और जो वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू ब्लड कैपिलरीज़ में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। द डिसेंड, उसके बाद जो बोमेंस कैप्सूल के बाद जो पार्ट जो है वो आता है, इट इज़ एन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल डाउनवर्ड ट्रैवल करती हैं, डाउनवर्ड जाती
जाती हैं और डिवाइड हो जाती हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यानी लूप ऑफ हेनले वो यू शेप स्ट्रक्चर है जिसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग जो कि डाउनवर्ड आ रहा होता है और एक होता है असेंडिंग जो कि अपवर्ड जा रहा होता है। अच्छा, जैसे द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, जबकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले अलो द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट। यानी पूरा लूप ऑफ हेनले में क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की भी और सॉल्ट की भी। द डिस्टल convoluted tubules again allows the reabsorption of water into the blood। उसके बाद जो पार्ट रह जाता है वो डिस्टल ट्यूब्यूल है, ठीक है। कॉन्वोलेटेड का मतलब है कि मुड़ी हुई, ठीक है, उसमें बहुत से टर्न्स होते हैं और यहाँ क्या होती है, यहाँ भी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो अगर मज़ीद वाटर नीड रीअब्जॉर्ब होना है तो वो हो जाता है इनटू द बॉडी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जितना भी फिल्टर्ड हो रहा है उसके बाद उसने क्या बनाना है, यूरिन बनाना है जो कि वेस्ट मटीरियल है जिसने बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो उससे पहले नेचर ने इतना सिस्टम डेवलप किया हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम कि हमारी बॉडी से कोई भी ऐसी चीज़ वेस्ट ना हो जो कि बॉडी को चाहिए। तो ये हो गई सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद आ जाता है ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ये थर्ड स्टेप है। इसमें क्या होगा, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन यानी ट्यूब से कुछ मटेरियल एंटर हो रहे हैं उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी जो आगे ट्रांसपोर्ट हुआ है आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन उसके अंदर। इसमें क्या है, आपके पास डिफरेंट आइंस हैं, क्रिटिनिन है, यूरिया है, ठीक है, ये क्या है, आर सिक्रेटेड फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्टर इन रीनल ट्यूब्यूल। यानी ब्लड से ये सारा मटेरियल जो कि वेस्ट मटेरियल कहलाता है ये रीनल उस फिल्ट्रेट में, रीनल फिल्ट्रेट में आ जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। दिस इज़ डन टू मेंटेन ब्लड एट अ नॉर्मल पीएच। ये इस वजह से किया जाता है कि ब्लड का पीएच लेवल जो है वो मेंटेन रखा जाए, कि जो कि 7.35 to 7.45, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, के अराउंड होता है। अच्छा, इन तीनों स्टेप्स के बाद जो हमारे पास मटेरियल लास्ट पे बच जाता है रीनल फिल्ट्रेट, उसको यूरिन कहा जाता है और इसमें 95% वाटर होता है, 9.3 ग्राम आई जो है वो यूरिया होता है, इसी से क्लोराइड आयन 1.87 है, सोडियम 1.17 है, पोटेशियम आयन 0.750 है और अदर आइंस और कंपाउंड जो है वो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। तो ये यूरिन की कॉम्पोजिशन है बाय नासा NASA, ठीक है। तो आपने इसकी कॉम्पोजिशन याद रखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, राइट डाउन द कॉम्पोजिशन फॉर यूरिन फॉर्मेशन। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया गया। प्रेशर फिल्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप पे और ये ग्लोमेरुलस, नेक्स्ट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले पे आपके पास हो रही है। सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज और लास्ट है रीअब्जॉर्प्शन और जो असेंडिंग पे हो रहा है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है, ठीक है। उसके बाद ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो रही है, ठीक है, और लास्ट पे जो बच जाता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है और कलेक्टिंग डक्ट सब नेफ्रॉन से जो है वो सिक्रीशन लेकर जो भी फिल्ट्रेट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में आगे यूरेटर को दे देती है, ठीक है, और यूरेटर उसको यूरेनरी ब्लैडर को, जिसके बाद अल्टीमेटली वो आउट ऑफ द बॉडी रिलीज़ आउट हो जाता है। एट द फाइनल स्टेज यूरिन इज़ ओनली 1% ऑफ द ओरिजिनली फ़िल्टर्ड वॉल्यूम। यानी जितना भी फ़िल्टर्ड वॉल्यूम था उसके ख़त्म होने पर यूरिन जो है वो सिर्फ 1% रह जाता है। यानी आप अगर 100% आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट था तो जो उसमें से यूरिन बनता है वो सिर्फ 1% होता है। द टिपिकल वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज अडल्ट इज़ अराउंड 1.4 लीटर पर डे। तो अगर कोई अडल्ट एक नॉर्मल अमाउंट में वाटर इनटेक करता है तो उसकी यूरिन फॉर्मेशन 1.4 लीटर पर डे होती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ने हैं ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, ठीक है। ओस्मो रेगुलेटरी रेगुलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेगुलेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, ये होगी डेफिनेशन। किडनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ओस्मो रेगुलेशन में। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस एंड एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर कंसनट्रेशन द बॉडी फ्लूइड वेयर एक्सेस इनटेक ऑफ वाटर डाइल्यूट्स देम।
है। जाहिर सी बात है ज़्यादा पानी आप पी रहे हैं तो जो यूरिन फॉर्मेशन है वो डाइल्यूट होगा, और अगर कम पानी पी रहे हैं तो यूरिन फॉर्मेशन कंसनट्रेटेड होगा। तो यहाँ हमने इसकी भी टाइप्स को पढ़ना है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यूरिन। व्हेन देयर इज़ एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड, किडनी फॉर्म डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक यूरिन। फॉर दिस पर्पस किडनी क्या करेगी, किडनी फिल्टर्स मोर वाटर फ्रॉम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है, इनटू बोमस कैप्सूल, यानी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें वाटर ज़्यादा होगा। सिमिलरली लेस वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड एंड अबंडेंट डाइल्यूट यूरिन इज़ प्रोड्यूस, यानी फ़िल्टर वाटर ज़्यादा होगा और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से यूरिन क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ठीक है। और व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, लेकिन जब आप पानी कम पी रहे हो, ऑलरेडी आपकी बॉडी में पानी की मिकदार कम है, तो किडनी क्या करेगी, पहले स्टेप पे किडनी वाटर को फ़िल्टर ही कम करेगी, ठीक है। और दूसरे स्टेप पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन भी वाटर की क्या होगी, जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा होगी, सॉरी रीअब्जॉर्प्शन वाटर की, जिसकी वजह से वाटर अगर फ़िल्टर हो भी गया है तो उसका भी जो है ना वो 90% दोबारा आपकी बॉडी को रिटर्न हो जाए। और डेफिनेटली जब वाटर आप यूरिन में कम होगा तो अदर यूरेटिन, कैरेटिन, क्रिएटिनिन और यूरिया वगैरह इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, तो जो यूरिन की कंडीशन होगी वो हाइपरटोनिक होगी और येलोइश जो है वो कलर में होगा। इट इंक्रीजेज़ द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल, ठीक है। इस वजह से एक किडनी जो है वो बॉडी में वाटर के लेवल को ऑस्मो रेगुलेट करती है बाय प्रोड्यूसिंग हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक यूरिन। नेक्स्ट आपने पढ़नी है डिसऑर्डर ऑफ किडनी। किडनी डिसऑर्डर में सबसे पहले आ जाता है किडनी स्टोन्स, यानी किडनी में पथरी का हो जाना। ये किस वजह से होता है, व्हेन यूरिन बिकम्स कंसनट्रेटेड क्रिस्टल्स ऑफ मैनी सॉल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड आर फॉर्म्ड इन इट, ठीक है। यानी ये सब मिकदार में अगर ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी जो है वो नहीं करती, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, और तो वो क्या है, अगर फ़िल्टर होके चले गई हैं किडनी में तो वहाँ जमा होना शुरू हो जाती हैं और अल्टीमेटली स्टोन का बायस बन जाती हैं। सच लार्ज क्रिस्टल्स कैन नॉट पास इन यूरिन, अब डेफिनेटली वो लार्जर इन साइज़ हैं तो यूरिन में तो नहीं पास हो सकते, तो क्या होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको किडनी स्टोन बोलते हैं। अब किडनी स्टोन की जो अब इसका हल क्या है, द मेजर कॉज ऑफ किडनी स्टोन जो है वो आ जाता है, एज आ सकता है, डाइट हो गई, आप इस तरह की सॉल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आपको फेस क्या करना पड़ सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इसके बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स के पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपकी किडनी ज़्यादा ओवरफिल करेगी और आपको पेन फील होगा। एंड अल्कोहल कंजप्शन इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर काइंड ऑफ सिचुएशन। इसकी सिम्टम्स क्या हैं, द सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन्स इंक्लूड स्वेयर पेन इन किडनी और इन लोअर एब्डोमेन, वॉमिटिंग, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन का आना और यूरिन में से फाउल स्मेल का आना, ठीक है, और यूरिन में पस का यानी आना इज़ द सिम्टम्स। 90% of all kidney stone can pass through the urinary system by drinking plenty of water, यानी ज़्यादातर क्योंकि एक सिस्टम है ना, ये यूरिनरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि बॉडी नेचर ने इसका पूरा एक सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो बॉडी से चीज़ को एक्सक्रीट आउट कराता है। तो अगर प्लेंटी ऑफ वाटर पिए या मेडिसिन कंजप्शन से भी इसको जो है वो इजीली रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा स्वेयर कंडीशन है तो फिर उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया जाता है। कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो कहते हैं उसको लिथोट्रिप्सी, जिसमें लेज़र का यूज़ करते हुए उस स्टोन को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है छोटे छोटे पीसेस में, और फिर वो छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो इजीली सैंड लाइक फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और इजीली फिर यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। ये आप जो ब्लू में इंफॉर्मेशन है इसको लाजमी पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक है 11.4.2 किडनी और रीनल फेलियर। किडनी का बिल्कुल काम करना छोड़ देना, ठीक है, यानी कि बिल्कुल काम किडनी का ना आना, फॉल्टी हो जाना, और
इसकी रीज़न्स क्या हैं, और फिर हम इसमें पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली इसका फिर क्या हल होता है। किडनी फेलियर मीन्स अ कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनीज टू फंक्शन, जिसकी रीज़न हो सकती है डायबिट मेलिटस, हाइपरटेंशन, ठीक है। और इसके सिम्टम्स हैं किडनी फेलियर इज़ द हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन ब्लड विच कैन रिजल्ट इन वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड। अगेन सेम वही सिम्टम्स हैं जो आपने ऊपर पढ़े हैं। अच्छा, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में आ जाता है डायलिसिस। इस नाम से आप काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने ये नाम। डायलिसिस क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड होता है, ठीक है। इसकी भी 2 टाइप्स हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, ठीक है। हीमोडायलिसिस ज़्यादा जो है वो किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरिटोनियल। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या तरीका है, इसको कैसे किया जाता है, ये सारा जो है वो लिंक्ड होता है पेट के एरिया से, ठीक है, यानी पेरिटोनियम कैविटी से। द डायलिसिस फ्लूइड इज़ पम्प्ड फॉर अ टाइम इनटू द पेरिटोनियल कैविटी विच इज़ द स्पेस अराउंड द गट, यानी आपको जो गट सिस्टम है, आपको जो पेट का एरिया जिसमें डाइजेस्टिव स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह मौजूद है, ठीक है, इसको बोलते हैं गट एरिया। दिस कैविटी इज़ लाइंड बाय पेरिटोनियम, ठीक है। ये सारी कैविटी जो है वो एक आप कह सकते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम। अब क्या किया जाता है, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फ्लूइड को एंटर कर दिया जाता है। पेरिटोनियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स। व्हेन वी प्लेस डायलिसिस फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम पेरिटोनियल ब्लड वेसल्स डिफ्यूजेस इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है, पेरिटोनियम कैविटी से उस डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है ब्लड वेसल से, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लड की क्लीनिंग हो जाती है, और वो जो फ्लूइड होता है पेरिटोनियल जो फ्लूइड उसमें डायलिसिस फ्लूइड डाला जाता है उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस कैन बी परफॉर्म एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे, हर रोज़ की बुनियाद पर किया जाता है, और थोड़ा सा पेनफुल होता है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, इसके लिए आपको जो है वो डायलिसिस साइट्स पे जाना पड़ता है जहाँ डायलिसर लगे होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ मशीन लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पेशेंट को जो है वो 1-2 जो है वो कैथेड्रल लगा दिए जाते हैं। एक से जो है वो रीनल आर्टरी जो ब्लड होता है उसको डायलाइज़र मशीन में डाला जाता है, जिसमें डायलाइज़र फ्लूइड होता है। वहाँ से वो पूरा सेम वैसे ही जैसे किडनी फ़िल्टर करती है, डायलाइज़र जो है उसको फ़िल्टर करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक साइड पे निकालते जाते हैं, ठीक है। और जो क्लीन ब्लड होता है वो दोबारा से पेशेंट के अंदर जो है वो एंटर होता जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर और कैन रीड इट। ओके, द नेक्स्ट फॉर्म इज़ व्हेन अ किडनी इज़ नॉट वर्किंग एट ऑल, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। देन द अल्टीमेट solution to this problem is kidney transport. As we also know that a human can survive on one kidney as well. एक किडनी पर सर्वाइवल है, लेकिन अगर दोनों ही में प्रॉब्लम हो गई है और वो बिल्कुल भी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो फिर उसका हल है किडनी ट्रांसपोर्ट। किडनी ट्रांसपोर्ट का मतलब है किडनी को किसी दूसरे की किडनी यानी डोनर की किडनी से चेंज कर देना। और डोनर भी ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आपकी ब्लड कंपैटिबिलिटी है और आपकी टिश्यू कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। कि अगर आप की टिश्यू में ब्लड कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो किडनी रिजेक्शन भी हो सकता है, और जो कि मज़ीद इन स्वेयर केसेस में जो है वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। डायलिसिस नीड्स टू बी रिपीटेड आफ्टर एवरी फ्यू डे एंड इज़ अनप्लेजेंट फॉर पेशेंट एंड अटेंडेंट्स, दोनों के लिए ही मुश्किल है। अगेन अनदर ट्रीटमेंट फॉर द एंड स्टेज किडनी फेलियर इज़ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ पेशेंट्स डैमेज किडनी विद अ डोनर हेल्दी किडनी। किडनी में बी डोनेटेड बाय आर डिजीज़्ड डोनर और लिविंग डोनर, दोनों की हो सकती है, ठीक है। ये डिजीज़्ड डोनर से मुराद है डेथ पर्सन, क्योंकि जो डेथ पर्सन होते हैं उनके कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो फॉर ए फ्यू टाइम, जैसे कि आइज़ जो हैं वो एक डेथ पर्सन की बहुत ज़्यादा टाइम तक अलाइव रहती हैं, ठीक है, तो उसको डोनेट किया जा सकता है। तो दोनों की हो सकती हैं।
द डोनर मे और मे नॉट बी अ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रिलेटिव ही हो. बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यूज़ प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट्स आर मैच्ड. अगेन जैसे कि ब्लड मैच किया जाता है वैसे ही टिश्यू को भी मैच किया जाता है. द डोनर्स किडनी इज़ ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज़ कनेक्टेड टू द पेशेंट ऑफ ब्लड एंड यूरिनरी transplant urinary system. The average lifetime for a donated kidney is 10 to 15 years. When a transplant fails, the patient may be given a second kidney transplant. In this situation, the patient is treated through dialysis for some intermediate time. Problems after transplant may include transplant rejection हो सकती है, infection हो सकता है, ठीक है. So this is kidney transplant. ओके ये चैप्टर हो गया. चैप्टर में 2 हमारा कंप्लीट. एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है. इसको कोशिश करें आप खुद भी फर्स्टली अटैम्प्ट किया करें. द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्या क्या होता है. ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर हैं, यूरेटर. डी इज़ द राइट आंसर. विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग इन द ब्लड. सो डी इज़ द राइट आंसर. किडनी. द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर. अच्छा ये होती है यूरेटर. ए. बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज, it is known as homeostasis. Which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney. ठीक है, यानी किडनी से यूरिन की बनने और लीव होने तक करेक्ट ऑर्डर बताना है आपने. Which is the correct order for the path taken by urine after it leaves the kidney. यानी लीव से किडनी से निकलने के बाद, ठीक है. तो किडनी से निकलने के बाद सबसे पहले जाता है यूरेटर में, उसके बाद ब्लैडर में और उसके बाद यूरेथ्रा. सो सी इज़ द राइट आंसर. 6.1 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूरेटर. यूरेटर का क्या फंक्शन है. टू स्टोर यूरिन. नो. टू कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर. येस. What waste product are excreted by kidney. So urea, water, salt, water and carbon dioxide. No, B is not. Urea and water, C and urea and salt. So A is most close. Urea, water and salt. The two main function of sweat is to keep the body cool and to remove excess proteins. No. To keep the body cool is correct. To keep the body warm and to filter the blood. No. To filter the blood and to remove waste product. To filter the blood and to remove waste product and to cool the body. So D is the right and most closed answer. Which would not be present in the filtrate entering the Bowman's capsules of nephron. Water, blood cells, calcium ions and ureates, blood cells. D. During peritoneal dialysis the waste material move from the abdomen to dialysis fluid to the peritoneum blood vessels. The peritoneum blood vessel to the dialysis fluid. हाँ तो of course peritoneum blood vessel से dialysis fluid में जाती है और फिर वहाँ से dialysis fluid को excrete आती है. C is the right answer. तो ये होगी आपका चैप्टर कंप्लीट. शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. What are the major organ involved in hemostasis in human body. तो hemostasis में कौन कौन से organ involved होते हैं. स्किन है, किडनी है, ठीक है. तो इसको आपने और लंग्स इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड लेबल. ये आपने लेबल करनी है और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट है. इसमें सेम वही टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है. याद करें आप अच्छे से इस चैप्टर को, रिवाइज़ करें, इसकी डायग्राम्स को प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट को और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है. ओके, अल्लाह हाफ़िज़.